हम कांग्रेस में आए हैं क्या सही हो रहा है वो देख करके। उसमें से एक सही होना है राहुल गांधी की इंटीग्रिटी, और जो जरूरी है भले उस बात को बोलने से इमीडिएट इलेक्टोरल लॉस हो जाए, फिर भी उस बात को बोलना चाहिए। The defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the external affairs minister. Look, they, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service. I did not get China teaching by going to Olympics. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। सर, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो, और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में लखनऊ की अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। राहुल के लिए ये एक बड़ी राहत जरूर है, विपक्ष के लिए एक मजबूत संदेश भी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation of it. सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चुनावी धांधली के दावे और क्या है वो टिप्पणी जिस पर सत्ता पक्ष भड़क उठा। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियों में कई जानकारी प्राप्त हुई। सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर भी कई बातें सामने आई। जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, आप जो कहना चाहते हैं उसे संसद में क्यों नहीं कहते? सोशल मीडिया पोस्ट पर ये क्यों कहना पड़ता है? जस्टिस दत्ता ने आगे राहुल गांधी के इस दावे पर सवाल उठाया कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जा है। उन्होंने कहा, आपको ये कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हुआ? क्या आप वहां थे? आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं कहते। खैर, सैनिकों की शहादत पर भी टिप्पणी की गई। राहुल के वकील डॉक्टर मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एक सच्चा भारतीय भी 20 सैनिकों की हत्या पर चिंता जता सकता है। उन्होंने कहा, यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार दिया गया और ये चिंता का विषय है। कोर्ट ने क्या जवाब दिया? जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य नहीं है। अब सिंघवी ने तर्क दिया, अगर वो ऐसी बातें जो प्रेस में प्रकाशित होती हैं नहीं कह सकते तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। बेंच ने जोर देकर कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बात कहें, सोशल मीडिया पर क्यों कहना पड़ा? जस्टिस दत्ता ने उल्लेख किया कि धारा 223 का मुद्दा हाईकोर्ट में नहीं उठाया गया था। राहुल गांधी की याचिका जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्रवाई को रद्द न करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, इसको बेंच ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया।
कोर्ट ने मानहानि की कार्रवाई पर 3 हफ्ते की अंतरिम रोक भी लगा दी है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब राहुल ने ये लिखा, राहुल ने 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, कहा कि उनके पास 1.5 लाख फर्जी वोटों का सबूत है। ये दावा विपक्ष को मजबूत तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल की छवि उभर कर आ रही है। भारत जोड़ो की वजह से राहुल गांधी की छवि जरूर बदल गई, लेकिन अब उनकी पार्टी के लिए उनकी भूमिका भी साफ नजर आ रही है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने उनके नेतृत्व को बल दिया। इसके अलावा राहुल का एक न्याय पत्र, जातिगत जनगणना का वादा 2024 चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। उनकी नीतियों की बात करें तो आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रचार को देख लें तो आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए राहुल वही बात कह रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है कि उनकी रणनीति ने विपक्ष को नई ताकत दी। उनकी यात्राओं का प्रभाव उनकी छवि को मजबूत भी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन में उनकी भूमिका ने उन्हें गंभीर नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, जो अब बीजेपी के लिए चुनौती बन रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने हाल के वर्षों में अपनी छवि और लोकप्रियता को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में 2025 में उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्र, विचार, पहचान, संस्थान, ढांचा और साधन, इस पर ध्यान देने की सलाह दी गई। उनकी आर्थिक नीति और जातिगत जनगणना का समर्थन इस दिशा में महत्वपूर्ण जरूर है। हालांकि इन विचारों को ठोस राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने की जरूरत दिखाई दे रही है। राहुल हिंदू पहचान को अपनाकर भाजपा के धर्मनिरपेक्षता विरोधी हमलों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता, खासकर मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से पासमानदा मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार पर स्पष्ट रुख अपनाना जरूरी है। राहुल ने संविधान को राजनीतिक हथियार बनाया, लेकिन संसद जैसे संस्थानों में कांग्रेस की उपस्थिति कमजोर रही। उन्हें संसदीय कार्रवाई और सार्वजनिक प्रदर्शन में संतुलन बनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल का न्याय का संदेश प्रभावी जरूर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता उसे अपनाने में असमर्थ है। पार्टी का क्षेत्रीय संगठन कमजोर रहा और इसे अब पुनर्जनन की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे गैर चुनावी प्रयासों ने राहुल को नागरिक समाज से जरूर जोड़ दिया है, लेकिन इनका चुनावी राजनीति में उपयोग नहीं हो पाया। इसे प्रभावी बनाने के लिए एक क्रिएटिव सोच की जरूरत है। राहुल की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में सुधार से वे विपक्ष के एक मजबूत नेता बन सकते हैं। खैर, इस वीडियो में तो बस इतना ही। राहुल गांधी पर मानहानि केस कोई नया पहलू जरूर नहीं खोल रहा, लेकिन देश की राजनीति के बदलते स्वरूप को जरूर दर्शा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know, as I was, that when they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. Meaning you put it into a scanner, nothing comes out. Why would the Election Commission scan protect, copy protect the voter list? Now, you'll be shocked at the amount of detail we've gone into. And you will see, with no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper.